बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आबद शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी करना है ताकि हमारे जितने भी साथी साज़ा कराम हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुंच सके। आज की जो वीडियो है वो बकाया जात के मुतल्लिक़ है। देखें, जब भी कोई टीचर महकमा तालीम में आता है तो सबसे जो बड़ा मसला उसका होता है वो बकाया जात का हसूल है। कई दफ़ा उसकी जो पे होती है वो देर से शुरू होती है। अब देर से पे शुरू होने की वजह से कई बार 2 महीने का, कई बार 3 महीने का और कई दफ़ा जो है वो ज़्यादा अरसे का बकाया बन जाता है। तो बकाया जात की जो रहनुमाई है कि इन बकाया जात को कैसे हासिल करना है, इस सिलसिले में जो रहनुमाई होती है वो अक्सर हमारे जो असातिज़ा किराम हैं उनको नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है बकाया हासिल करने का वो मज़ीद ताहीर का शिकार हो जाता है। अब आपने अपनी अक्सर पे स्लिप देखी होगी, उसमें सबसे जो पहली चीज़ होती है वो बेसिक पे होती है। उसके बाद आपके अलाउंसेस होती हैं जिनमें हाउस रेंट हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया या पर्सनल अलाउंस, क्वालिफ़िकेशन अलाउंस, और इसके अलावा जो एडहाक रिलीफ्स हमारे होते हैं वो हो गए, या अगर कोई स्पेशल जिस तरह से कोई डिसेबिलिटी अलाउंस लेता है वो हो गया। तो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे असातिज़ा किराम को कोई अलाउंस नहीं मिल रहा होता, या अगर वो मिलता है तो बड़ी देर से मिलता है और जो पिछला बकाया बना होता है वो नहीं मिल सकता, या कई दफ़ा बहुत डिले हो जाता है। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि आप इन बकाया जात को क्लेम कैसे कर सकते हैं, आप ख़ुद इन बकाया जात का हिसाब किताब कैसे लगा सकते हैं कि आपका बकाया कितना बनता है। आपको किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तौर पर ख़ुद भी ये सारा हिसाब किताब कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें, एक मिसाल लेते हैं, शुरू करते हैं किसी भी मतलब एक मेडिकल अलाउंस की एक मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, उसका मेडिकल अलाउंस जो ओरिजिनल है वो 1500 रुपया है, लेकिन उसकी जो पे स्लिप है उसमें वो 1000 आ रहा है। तकरीबन साल बाद उसे पता चला कि भाई मेरा जो अलाउंस था वो एक्चुअल 1500 रुपया था, लेकिन मुझे जो मिल रहा है वो 1000 है। अब उसका बकाया जात वो कैसे उसे पता चलेगा कि कितना बकाया मिल रहा है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो एक्चुअल है वो कितना है, वो है 1500 रुपया, और जो आ रहा है वो कितना है, 1000 रुपया। यानी साल के 12 महीने हैं तो ये 12,000 रुपया हो गया। लेकिन अगर 1500 रुपया हो तो ये तकरीबन ये बन जाएगा आपका 18,000 रुपया। अगर 1500 रुपया हो तो ये 18,000 बनता है। अब डिफरेंस कितना आ गया, 8,000। ये आपने कैसे निकाला, आपने इसको ये क्या किया कि जो एक्चुअल था वो 1500 था, उसको आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका आ गया जवाब 18,000 रुपया। जो आप ड्रा कर रहे हैं वो कितना आ गया, 1000 ज़रब 12, 12,000। एक्चुअल 18,000, जो आप ड्रा कर रहे हैं वो 12,000। 18,000 में से 12,000 निकला तो पीछे 6,000, यानी ये जो 6,000 ये है ये आपका बकाया हो गया। उसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा एमफिल अलाउंस हासिल कर रहा है, एमफिल अलाउंस है वो 5,000 है। अब उसने एमफिल किया था फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 में, लेकिन उसका जो अलाउंस है वो 1 जनवरी 2020 से मतलब शुरू हो गया। तो अब उसका जो पिछला है वो उस बकाये को कैसे कैलकुलेट करेगा। अब देखें, एक माह का 5,000 है, तो पिछले अगर उसका 2018 में उसका हुआ था एमफिल, जो डेट ऑफ जो हमारी होती है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, उससे वो हम एमफिल अलाउंस हासिल कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फ़र्ज़ करें उसका 2020 जनवरी में ही हो गया था। अब 1 जनवरी को अगर 2018 को उसका जो है वो आ गया था रिज़ल्ट, अब वो क्लेम कर सकता है 1 जनवरी 2018 से। लेकिन अब उसका अलाउंस लगा कब था, वो 2020 में लगा था। अब ये 2 साल बनते हैं, तो एक महीने का 5,000 हो गया, तो 12 ज़रब 5 60,000, 1 साल का 60,000, तो 2 साल का ये 1,20,000। तो इस तरह से ये आप अपना बकाया जो होता है वो ख़ुद कलेक्ट कर सकते हैं।
मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी मैं कलेक्ट कह गया, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपका बकाया है उसका आपको पता होना चाहिए कि वो बनता कितना है। अब इसको हासिल कैसे करना है, ये सबसे एक बड़ा मसला होता है कि बकाया जात को हासिल कैसे किया जाए। कई दफ़ा हमारे जो बकाया जात होते हैं वो बहुत ज़्यादा अरसा उनको गुज़र चुका होता है और हमारे जहन में यही चीज़ आती है कि पता नहीं हमें बकाया मिलेगा, पता नहीं हमें बकाया नहीं मिलेगा। कई दफ़ा लोग ये हमें डरा देते हैं कि भाई आपको जो तकरीबन ये 3-4 साल पुराना बकाया है ये आपको नहीं मिलेगा। भाई अगर आपका बकाया 10 साल पुराना ही क्यों ना हो, आपका बकाया 10 साल पुराना ही क्यों ना हो, या आप रिटायर हो गए हों लेकिन आपका कोई 2-3 साल पुराना बकाया रहता हो, वो तब भी आपको रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा। अगर आप इन सर्विस हैं तब भी आपको बकाया मिलेगा। इसमें ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कई दफ़ा जो होते हैं वो मुख्तलिफ जो लोग होते हैं वो आपको डरा देते हैं कि भाई ये आपका बकाया तो बहुत पुराना है, इसके लिए बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, यानी वो आपको डरा देते हैं, जिसकी वजह से बंदा कहता है छोड़ो यार नहीं मिलता तो ना मिले। तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। अब वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ कि इसमें मैं आपको बताऊँगा कि पुराने से पुराना बकाया क्लेम करने का क्या तरीक़ाकार है। देखें, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बताते चलें कि आपको अपने प्रॉपर चैनल का पता होना चाहिए, आपको अपने डीडीओ का पता होना चाहिए। अगर आपने कोई भी काम करना है तो आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपने प्रॉपर चैनल चलना होता है, उसके बाद ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो मुकम्मल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं या मिडिल स्कूल के टीचर्स हैं, इनको पता होना चाहिए कि हमारा जो डीडीओ है, अगर हमने कोई चीज़ भी क्लेम करनी है तो अपने डीडीओ यानी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके थ्रू हमने क्लेम करनी है। और जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर हैं उनको पता होना चाहिए कि उनका डीडीओ हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल है, वो डिप्टी डीओ के अंडर नहीं आते। डिप्टी डीओ के अंडर सिर्फ प्राइमरी और मिडिल स्कूल, जबकि क्योंकि वो उनका डीडीओ होता है। और जो हाई स्कूल होता है वो ख़ुद मुख्तार होता है, इस तरह हायर सेकेंडरी स्कूल भी ख़ुद मुख्तार होता है। तो इसलिए उन्हें किसी डिप्टी डीओ के सिग्नेचर की अपने बकाया जात के ऊपर जो उनके बिल है उसके ऊपर साइन की ज़रूरत नहीं होती। अब आपने पुराने से पुराना बकाया जात क्लेम कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसका सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट हमारा SSB है वो तकरीबन 2 साल का उसको नहीं मिला। पहले आ रहा था, उसके बाद वो आना बंद हो गया, लेकिन बंदे को पता ही नहीं चला कि यार मेरा तो SSB वो तो आ ही नहीं रहा, वो तो बंद हो गया आना। बंदा अभी कंट्रैक्ट पर मौजूद है, यानी वो टीचर अभी कंट्रैक्ट पर है, लेकिन उसने कभी अपनी पे स्लिप नहीं देखी। उसको बाद में ख्याल आया कि यार मेरी तो पे कम आ रही है, मेरा तो SSB जो है वो कम आ रहा है। अब उसने करना क्या है, उसने ये करना है कि जब आखिरी बार उसकी क्या कहते हैं जो उसका SSB आया था उसकी पे स्लिप निकलवानी है। उसके बाद दरमियान में से 3-4 स्लिप्स वो निकलवा लेनी है जब वो SSB आना बंद हो गया। फिर उसके बाद उसने उस अरसे की पे स्लिप निकालनी है जब उसने दोबारा SSB अपने बिल में अपनी जो पे है उसमें शामिल करवा लिया, यानी 2 साल का बकाया बन गया। उसके बाद उस बंदे ने दोबारा इसको अपने अकाउंट में SSB को पे में शामिल करवा लिया बजरिया अकाउंट ऑफिस। अब 2 साल का ये बिल है, उसने ये सारी पे स्लिप लिखा के डीडीओ को दिखाई कि ये देखे सर मेरा ये सारा सिलसिला कार था, मेरी ये जो SSB की अमाउंट बन रही थी ये मुझे नहीं मिल सकी, मुझे अभी पता चला है, तो लिहाजा मेरा ये इतना बिल बन रहा है। ठीक है, ये जो पहले मैंने हिस्से में आपको बताया कि कैसे आपने अपना बकाया कैलकुलेट करना है, ये इतना बन रहा है। डीडीओ क्या करेगा, उसकी तसल्ली करने के बाद आपको कहेगा कि ठीक है भाई आप जो है अपना बकाया का बिल बना लें और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा लें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपकी पे स्लिप्स होती हैं, आपकी सैलरी स्लिप होती है, उसके अलावा CNIC की कॉपी होती है और वो जो बकाया का बिल होता है वो होता है। ये गज़टेड नॉन गज़टेड का एक ही सिलसिला कार है। तो वो आप ये सारा सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट लगा के वो डीडीओ क्या करेगा, इस पर सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के बाद इस पर स्टैंप लगा देगा, आप उसको अकाउंट ऑफिस में ले जाएं। फिर अकाउंट ऑफिस क्या करेगा कि भाई इसको वो मंजूरी दे देगा। पहले वो चेक करेगा कि आया कि वाकई ये बंदा जो क्लेम कर रहा है वो ठीक है या गलत है। तो वो जैसे ही आपकी वो डेट लगाएंगे कि किस डेट को ये आपका आखिरी बार आया था,
उसके बाद फिर वो देखेंगे तो उनको सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि भाई वाकई इस बंदे का ये जो क्लेम कर रहा है वो बकाया बनता है। फिर उसको वो बकाया दे दिया जाएगा, यानी मंजूर हो जाएगा, वो बकाया दे दिया जाएगा। वो अगले महीने उसकी पे स्लिप के अंदर वो एडजस्टेड SSB अलाउंस के नाम से वो आ जाएगा। हमारा जितना भी बकाया होता है ना, जिस चीज़ का भी हम बकाया लेते हैं, जब वो हमारी सैलरी स्लिप में शामिल हो जाता है, यानी अगले महीने जब वो आ जाता है तो उसके साथ एक एडजस्टेड का लफ्ज़ लिखा होता है। एडजस्टेड का मतलब यही होता है कि ये जनाब आपने बकाया कोई क्लेम किया था तो अब वो बकाया आपके अकाउंट में आ गया, तो इसलिए इसके साथ एडजस्टेड हो गया। कई दफ़ा ये होता है कि आपके जो DDO होता है ना, वो कहता है भाई मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं है, और आपके पास भी बाई चांस रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन आपको पता चल जाता है कि यार ये तो मेरे साथ इतना हो रहा है। आप अपने अकाउंट, जो अपना अकाउंट नंबर है उसके ज़रिए आप एक डिटेल निकलवाते हैं जिससे आपको पता चल जाए यार मेरी तनख्वाह तो इतनी आ रही थी, लेकिन DDO कहता है कि भाई आप इसको अकाउंट ऑफिस से वेरीफाई करवा लें। आप फिर क्या करते हैं, अकाउंट ऑफिस जाएँ, अकाउंट ऑफिस जाके अकाउंट ऑफिसर से मिले, उन्हें कहे कि मेरा ये बकाया बन रहा था, लेकिन जो DDO कहता है कि पहले आप वेरिफिकेशन करवा के लिए कहें कि वाकई आपको ये चीज़ नहीं मिली, तो आप मेहरबानी करके मुझे वेरीफाई कर दें। वो कंप्यूटर से एक प्रिंट निकालेंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि वाकई इसका बकाया बनता है और ये चीज़ इसको इतने अरसे से नहीं मिली। वो आपने लेकर अपने DDO को दिखाना है। DDO क्या करेगा, वो उसकी पूरी तसल्ली कर लेगा और उसके बाद आपको कहेगा कि आप बकाया का बिल बना लें, और उसके बाद वही सारा जो प्रोसीजर होगा वो हो जाएगा। तो ये मतलब एक मैंने आपको मिसाल के ज़रिए समझाया। इसी तरह कोई भी आपका दूसरा बिल है, जितना भी पुराना बिल है, 3 साल पुराना बिल है, 4 साल पुराना बिल है, 5 साल पुराना बिल है, आपको आपका जो उसके पास सबूत होना चाहिए कि वाकई ये मुझे चीज़ नहीं मिली। कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि हमारे जो दूसरे असातिज़ा कराम हैं उनको एक चीज़ ज़्यादा मिल रही है, हमें कम मिल रही होती है, तो बाद में पता चलता है कि भाई आपको ठीक मिल रही है, अगले बंदे को गलत मिल रही है, फिर वो रिकवरी बन जाती है। अगर आप एक चीज़ फ़र्ज़ करें आपका MPhil अलाउंस 5000 है और आपको गलती से वो 10,000 यानी वो PhD का वो ऐड कर देते हैं, वो 10,000 आना पर मंथ शुरू हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा अरसा चुप रहते हैं कि चलो यार खैर या आने दो, लेकिन जब ये किसी भी मौके के ऊपर जब ये पता चल जाए तो फिर आपको इसकी रिकवरी भी देनी पड़ जाती है। तो इसलिए आप अपनी पे स्लिप को साथ साथ ज़रूर चेक करते रहा करें कि आपके जितने अलाउंसेज हैं, जितनी आपकी पर्सनल पे है या जितनी आपकी बेसिक पे और जो एडहाक रिलीफ हैं वो क्या बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, कोई ज़्यादा तो नहीं आ रहा। अगर ज़्यादा आ जाए तो तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको एकदम रिकवरी देना पड़ जाएगी। जब रिकवरी देंगे तो आपकी पे मज़ीद कम हो जाएगी। अगर आपकी फ़र्ज़ करें कोई चीज़ पे वैसे ही कोई चीज़ कम आ रही है तो फिर आप उसको लगवा सकते हैं, वो बकाया की शक्ल में आपको मिल जाएगा। अगर एक चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर वो एक्सेस हो जाता है, तो फिर आपको उसकी रिकवरी देना पड़ती है। तो इसलिए आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ये जो लोग कहते हैं ना कि पुराना बकाया नहीं मिलता, ये मिलता है। अगर एक बंदा रिटायर हो जाए तो उसका क्या तरीक़ाकार है। देखें, जब बंदा रिटायर हो जाता है ना, पेंशन चला जाता है, तो उसके लिए बाद में वो कहता है कि यार मेरा ये बकाया था, तो वो बाद में उसी तरह अपने जो आखिरी जो DDO था ना, यहाँ जब उसका वो बकाया जिस अरसे के दौरान वो DDO जो भी था, तो वो उस DDO के पास जाए, अपनी फ़ाइल लेके सर ये मेरा ये बकाया बनता था। फिर DDO उसी तरह उसके बिल जो होगा उसके ऊपर साइन करेगा, फिर अकाउंट ऑफिस में जाएगा। ये जो रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं ना, इनके लिए ना वो हाफ सर्कल पे रोल चलता है अकाउंट ऑफिस से, उसके ज़रिए वो बकाया क्या होता है उस बंदे के अकाउंट में वो आ जाता है। तो इसलिए आपने घबराने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। जो भी आपका बकाया होगा, सिर्फ शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा बकाया इतना है और इतने अरसे का है। आपने उसको पहले कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अगर कोई चीज़, लेकिन ये एक और बात आपको एक ख्याल रखनी चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ। एक बंदे का जो है वो डिसेबल है, आपको पता है कि डिसेबल का एक बाकायदा अलाउंस मिलता है। पहले आपको डिसेबल अलाउंस, आप डिसेबल कोटे पर भर्ती हो गए हैं, चले इस तरह से इसको कर लेते हैं कि आप डिसेबल कोटे पर भर्ती हो गए हैं। डिसेबल कोटे पर भर्ती होने का मतलब ही यही है कि आप डिसेबल अलाउंस के हकदार हैं। लेकिन अगर बाद आप दौरान सर्विस बाद में किसी वजह से डिसेबल हो गए तो फिर बाकायदा एक बोर्ड बैठता है, ठीक है। वो जब बोर्ड बैठेगा तो उसके बाद फिर वो एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि वाकई ये बंदा माजूर है, उसको ये माजूरी है, तो फिर उसके बाद आप अपने अलाउंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर एक बंदा उसकी अपॉइंटमेंट ही डिसेबल कोटे पर हुई है तो उसको अलाउंस पहले क्या करेगा कि वो अप्लाई करेगा कि मेरा ये अलाउंस लग जाए। फ़र्ज़ करें वो 1 जनवरी 2020 को वो सर्विस में आया,
लेकिन उसका जो अलाउंस है वो पे में वो अपना जुलाई से लगा, तो वो जो 6 महीने का जो उसको जो अपना माजूरी अलाउंस उसको नहीं मिला, तो वो उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, जिस भी आप बकाये का क्लेम करेंगे वो आपकी पे स्लिप में पहले शामिल होना चाहिए। पहले आपने उसको पे स्लिप में शामिल कराना है, उसके बाद आपने उसका क्लेम करना है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि एक बंदे का फॉर एग्जांपल वो आज एमफिल अलाउंस का वो क्लेम कर रहा है, अभी तो एमफिल अलाउंस उसका मंजूर ही नहीं हुआ, उसका आर्डर ही नहीं आया, तो फिर वो ऐसे क्लेम नहीं कर सकता कि जनाब अली कि मेरा 3 साल का क्लेम बन रहा है। तो पहले आपकी पे में वो चीज़ शामिल होगी तो फिर आप वो क्लेम कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मज़ीद आपको ये भी बताता चलूँ कि आइंदा जो आने वाली वीडियो होंगी ना, उसमें मैंने ये भी शामिल करना है कि जो डुप्लीकेट सर्विस बुक होती है वो कैसे बनाई जाती है। अगर कोई बंदा जिसकी फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप जिसकी सर्विस बुक के जो भी आपकी सर्विस बुक है जिसके डीडीओ के सिग्नेचर रहते हैं या किसी और अथॉरिटी के सिग्नेचर रहते हैं, वो फोत हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसका क्या लाएअमल है। और ये जो एमफिल अलाउंस होता है इसको लगवाने का क्या तरीकाकार है। कोई भी जो क्वालिफ़िकेशन अलाउंस है उसके लिए जो डिग्री की अटेस्टेशन होती है, क्या वो HEC से ज़रूरी है या नहीं, और इसकी प्रॉपर अथॉरिटी कौन सी है। इसके अलावा ये जो बंदा एक दौरान सर्विस अगर उसकी डेथ हो जाए तो इमीडिएटली तो उसकी अगर कोई औलाद है तो उसकी जो भी औलाद होगी उसके किसी भी बच्चे उसका कोई भी एक बच्चा उसको कौन सी जॉब सबसे पहले मिलेगी, आया कि वो क्लास 4 भर्ती होगा, क्लर्क भर्ती होगा या टीचर भर्ती होगा। ये सारी की सारी और इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में इनकी वीडियोज़ बनाऊँगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरी हौसला अफजाई करनी है ताकि मैं आपको और मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सब के लिए आसानियां पैदा करे। मेरा सिर्फ़ एक ही मोटो है कि असातिज़ा की खिदमत। इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।